अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल इम्पेयरमेंट की मैंने जनरल अप्रोच बताई थी और एक खुद बनाया हुआ सवाल कर लिया था, एक पास्ट पेपर का सवाल कर लिया था। पास्ट पेपर का और करते हैं सवाल। पहले थोड़ी सी अंग्रेजी और पढ़ लें। पेज नंबर 11, चैप्टर में पेज 11। इम्पेयरमेंट की जनरल अप्रोच ये है कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड, और उसको इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और उसके बाद ईयर एंड पे जाके देखते हैं कि क्या रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा है कि नहीं। अगर बढ़ गया है तो 12 मंथ लॉसेस से लाइफ टाइम लॉसेस पे चले जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ा तो 12 मंथ लॉसेस पे ही रहेंगे। और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस जो कि एक कॉन्ट्रा एसेट है वो क्रेडिट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। और किस अमाउंट से? जो इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर दी हुई है उससे, या वो सीडी है जो दिया हुआ है? वो जो दिया हुआ है सवाल में वो सीडी है, वो सीडी है। बीडी सीडी का डिफरेंस हमने लेना है। अच्छा, पेज 11 पे पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पेज 11.3 पढ़ लें। पेज 11.3 पढ़ लें। यही जो आप पूछना है ये लिखा हुआ। पेज नंबर 11.3 कि अगर पहले सिग्निफिकेंट रिस्क चेंज हो गया था तो हम लोग लाइफ टाइम पे चले गए थे। अब अगर बाद में रिस्क वापस आ गया तो फिर 12 मंथ वाले पे आ जाएंगे। और ये सवाल वाला बताएगा कि सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ये सवाल वाले ने बताना है। अमाउंट के डिफरेंस है? अमाउंट के डिफरेंस से कैसे? वो तो हम अंग्रेजी की वजह से लाइफ टाइम पे गए थे, अमाउंट देख के तो लाइफ टाइम पे नहीं गए थे। सवाल में लिखा हुआ था कि सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है रिस्क, तभी तो 12 मंथ से लाइफ टाइम पे गए थे, अमाउंट देख के तो नहीं गए थे। नहीं, हाँ, सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ने का कहेगा तो फिर ऐसे ना जाए। अच्छा जी, पेज 11 पे पॉइंट 3 का है, पढ़ लें। तो पेज 11 में ये चारों पॉइंट्स पूरे हो गए। अच्छा, अभी जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर डब्बा बना हुआ ना इंपॉर्टेंट के नाम से, ये सिर्फ मैंने आईएएस में कुछ पैराग्राफ देखे जो मुझे लगे दिल को, के नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल में मेनली नॉलेज के लिए ही हैं। इनमें मुझे कोई खास ऐसी चीज़ नहीं लगी कि वो न्यूमेरिकली टेस्ट होने वाली हो। तो ये इंपॉर्टेंट वाला डब्बा पढ़ लें, मेनली नॉलेज के लिए है, पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2 के नीचे जो इंपॉर्टेंट का डब्बा बना हुआ है ये मेनली नॉलेज के लिए ही है। आईएएस के कुछ पैराग्राफ्स उठा के डाले मैंने, ये मेनली नॉलेज ही के लिए बातें हैं, पढ़ लें बस। पॉइंट 3 में वो ये कह रहा है कि अगर पहले हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस पे चलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब लगता है कि क्रेडिट रिस्क इनिशियल रिकग्निशन से कंपेयर करें तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अब हम वापस 12 मंथ पे चले जाएंगे। हाँ, इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर ली 12 मंथ लॉसेस वाली अमाउंट से। ईयर एंड आया और मैनेजमेंट को लगता है कि इनिशियल रिकग्निशन पे जो रिस्क था अब बहुत बढ़ गया है, तो हम लोग 12 मंथ से लाइफ टाइम पे चले गए। अगले साल फिर ऐसे ही रहा, लाइफ टाइम पे रहे। तीसरे साल रिस्क कम हो गया, कंपनी के हालात अच्छे हो गए, रिस्क कम हो गया। तो अब जब रिस्क कम हो गया तो हम फिर लाइफ टाइम से वापस 12 मंथ वाले पे आ जाएंगे। यानी वो जो फिगर हम लाइफ टाइम वाले कॉलम से उठा रहे थे अब 12 मंथ वाले कॉलम से उठाने लग जाएंगे। इंपेयरमेंट जरूरत नहीं है, नहीं, साल के दरमियान में करने की जरूरत नहीं है ना, अपने साल के एंड पे फैसला करना होता है। इस डब्बे में पहला बुलेट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हम ये किसी एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट 2 में ये मैंने कल बताई थी बात कि
क्रेडिट लॉस की अमाउंट की बेस पे फैसला नहीं करना कि रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो चांसेस हैं डिफॉल्ट के उसकी बेस पे फैसला करना है। द एंटिटी शैल यूज द चेंज इन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। बुलेट पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला करने के लिए कि क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, ये फैसला अमाउंट ऑफ लॉस देख के नहीं करना एंटिटी ने, चांसेस ऑफ डिफॉल्ट देख के करना है। और बुलेट पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल हो उसकी बेस पे जो भी फैसला करना है। और चौथे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की डेट 30 दिन से ऊपर गुजर गई है और पैसे नहीं मिले तो आप समझें कि ये कंपनी फारिग होने लगे। ये इन्होंने जस्ट एक इंडिकेशन दी है और अगली लाइन में कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बस वैसे ही इन्होंने कह दिया कि आप समझें कि अगर 30 दिन से ज़्यादा ड्यू हो गया ना तो इसका मतलब है कि रिस्क बढ़ गया है, लेकिन ये जस्ट आईएएस की तरफ से एक इंडिकेशन थी। आपको ये बताया होगा सवाल के अंदर, ये 30 डेज वाली बात आप याद रख लें, क्योंकि आईएएस पढ़ के ना जो सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं वो तो मैं बुक में रखता हूँ। ये वो चीज़ें थी जो मुझे छोड़ते हुए भी कुछ हो रहा था कि छोड़ दूँ ना छोड़ूँ, तो मैंने वो फिर पैराग्राफ इस डब्बे में डाल ली। तो इसलिए मेरे ख्याल में 30 डेज वाली बात याद रख लें आप। हो सकता है वो सिग्निफिकेंट रिस्क का वर्ड यूज़ करने की बजाय ये कह दे कि 30 दिन से ऊपर हो गए हुए हैं, क्योंकि आईएएस ने ये बात कही हुई है कि ये प्रिजम्पशन है कि अगर 30 दिन से ऊपर ओवर ड्यू हो जाए तो समझा जा सकता है कि सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ गया। तो हो सकता है वो सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ गया की बजाय 30 डेज वाली बात कर दे जी। हाँ, हम 12 मंथ से लाइफ टाइम पे चले जाएंगे, बस ये होगा। चलें जी, पेज 11 डन। और एक पास ओवर का सवाल कल कराया था, एक अभी करा देता हूँ। रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल खोलें, क्वेश्चन नंबर 4, जून 22, क्वेश्चन 4। बुक में ढूंढ के शर्मिंदा ना हो, बुक में नहीं है यार, 3 दफा तो कर लिया। जून 22 ग्रुप में है आपके पास। चले अब आपको इतनी आदत हो जाए कि जून दिसंबर सुनने की कि आप तंग आ जाएंगे आदत। जून 22, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 4। इस सवाल को पहले किया था IFRS 2 को लेके। हाँ, IFRS 2 कराया था मैंने, फिर उसके अलावा इस 19 कराना था, लेकिन वो आप लोग भूल भाल गए हुए थे, मैंने छोड़ दिया था। एक इसमें लीज है। हाँ, चलें पॉइंट 4 पढ़ लें इसका। जून 22, क्वेश्चन नंबर 4.4 है। खुद ट्राई करने में मुझे तो कोई हर्ज नहीं है, करना है तो कर लें। है खुद करना ट्राई? नहीं, हाँ है तो ये तो वैसे ही जैसे कल किया था, बस एक्सट्रैक्ट्स मांगे मैं एंट्रीज की बजाय। एक इसमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई कर लें। हैं? हाँ जी, होमवर्क पहले ही वो वाला पड़ा हुआ है, वो जून 11 वाला कर लिया। अच्छा चलो बढ़िया। चलिए ठीक है, करें आप लोग करें। हाँ, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी रिक्वायर्ड है और कंपैरेटिव फिगर्स भी रिक्वायर्ड है। इसकी रिक्वायरमेंट भी पढ़े ना। ये सवाल हमने IFRS 2 करते हुए किया था। IFRS 2 करते हुए ये सवाल मैंने बोर्ड पे किया था। इसका पॉइंट 4 करना है और आप लोग करिए ट्राई। मेरे ख्याल में 10 मिनट बहुत हैं, उसके बाद फिर मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा इसकी, लेकिन करें जरूर यार ट्राई। अजम्पशन बता देता हूं मैं, अजम्पशन क्या है पहले पढ़ लें, फिर मैं अजम्पशन बताता हूं। उसमें एक अजम्पशन लेनी पड़नी थी और पेपर में बैठ के अजम्पशन जहन में कैसे आनी थी स्टूडेंट के, पता नहीं, हो सकता है वैसे ही शायद स्टूडेंट ज्यादा गहरा सोचे बगैर यही कर लेता जो इसमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है ज्यादा सोचे बगैर स्टूडेंट ने यही कर लिया हो, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार तो मैं अजम्पशन बताता हूं। जून 22, क्वेश्चन 4, पॉइंट नंबर 4 आप पढ़ लीजिए। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एसओसीआई रिक्वायर्ड है 2021 का भी और कंपैरेटिव है तो 2020 का भी। ये सॉफ्ट कॉपी है, ग्रुप में थी एक दफा। जून 22। कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए करा रहा था कि
स्टूडेंट कहते हैं ना जरा पैसे दिए तो पास पेपर तो होना, तो मैं तो गिनती पूरी कराने के लिए कर रहा था, वरना कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आप लोग ही कर लें हैं लेकिन बस 10 मिनट बहुत है, पढ़ ले तो मैं असम्पशन बताऊं। इफेक्टिव रेट किधर है? इफेक्टिव रेट दिया नहीं हुआ और आप निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि नहीं, कूपन रेट है, इंटरेस्ट तो पता है, एंड नहीं पता आपको। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो सारे कैश फ्लोस पता होने चाहिए थे ना, इनका एंड नहीं पता कि इनका एंड कब होना है? नहीं 2 साल में खत्म हो जाएगा ये कह रहे हैं? अरे नहीं भाई, अगर आपको इसका एंड पता होता ना कि एंड से मेरी मुराद ये है, ये पता होता कि कब वापस होने और कितने वापस होने, तो इफेक्टिव रेट निकाल सकते थे जैसे कल तरीका सिखाया था, फिर आपको निकालना पड़ता। लेकिन इसमें इसकी मैच्योरिटी का बताया ही कुछ नहीं, तो इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकते। वाहिद मजबूरी अजम्पशन ये है कि इफेक्टिव रेट भी 12% ही होगा, ये अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ हल नहीं है। और ये बुरी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रिडेम्पशन ऐसी अमाउंट हो कि इत्तेफाक से इसका इफेक्टिव रेट भी 12% निकला, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इतनी बुरी अजम्पशन नहीं है। लेकिन आपको अजम्पशन इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि आप इफेक्टिव रेट निकाल ही नहीं सकते, डाटा ही पूरा नहीं है। अगर डाटा होता, मैच्योरिटी बताई होती, बताया होता कि कितने वापस होने हैं, तो आप इफेक्टिव रेट निकालते। नहीं निकाल सकते, डाटा नहीं है, इसलिए आपको 12% ही इफेक्टिव रेट अज्यूम करना पड़ेगा। चले करिए अब आप, चले अब से 10 मिनट स्टार्ट, और कोशिश पूरी करें यार कि करना है। जिनको अभी तक सवाल ही पता नहीं चला, पूछते हुए शर्मा रहे हैं, जून 22 क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 पढ़ें और रिक्वायर्ड पढ़ें। तो 21 और 20 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। कूपन रेट तो फेस आईडी पे लगता है जी, 500। नहीं, ये जो वाज नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड है ना, ये चीज अभी नहीं पढ़ाई आपको। मैंने कल भी कहा था, ये जो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है, ये कल भी सवालों में था, ये चीज अभी नहीं पढ़ाई, इसको तो इग्नोर करें। अब इसमें कहीं कहा है कि सिग्निफिकेंटली रिस्क इंक्रीज हो गया, तो फिर 12 महीने पे ही चलेंगे।
12% इफेक्टिव रेट में तो नहीं है कि 2 साल ये चलें। नहीं यार, 2 साल, अगर 2 साल बाद ख़त्म हो जाने होते तो फिर 2021 की एंड पे खड़े होके लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन से आ रहे होते? इक्कीस के एंड पे ख़त्म हो जाने होते तो फिर ये डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कहाँ से आ जाती? सात मिनट हो गया सवाल?
10 मिनट हो गए। नहीं यार, और भी बहुत कुछ करना है आज। चलें बस यार, और भी बहुत कुछ करना है। चलें इधर देखें, जहां तक भी पहुंचे तो अंदाजा हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 4.4 जून 22, एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल। इकतीस दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 5 मिलियन डिवेंचर्स खरीदे और नीचे टेबल में पता चल रहा है कि उस वक्त उनकी मार्केट वैल्यू 105 थी। तो 105 इंटू 5, 525 प्लस 4 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 529। ये हो गई इनिशियल। इस पे एतराज, इफेक्टिव रेट 12% एज्यूम करना पड़ेगा और हल नहीं है, लगाएं 12%। 60 कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कूपन 12%, तो फेस वैल्यू पे ही लगेगा 60। 532.48, 532.48, फिर से 12%, 63.9, 60, 536.38। और दूसरा टेबल फेयर वैल्यू वाला, इकतीस दिसंबर 20 पे 532.48 फेयर वैल्यू। 5 मिलियन डिवेंचर्स हैं, 109 रुपए का एक, 545, 12.52। 31 दिसंबर 21, 536.38, 110 रुपए का एक, 111 इंटू 5, 555, 18.62। पहला वाला 12.52 और दूसरा वाला 6. ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला टेबल। यहां तक कोई एतराज परेशानी? $2021, 2020 SOCI में एक तो ये इंटरेस्ट इनकम आएगी 2021 में 63.9 और 63.48। और क्या आएगा? इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, और वो उसने खुद ही आपको पर डिवेंचर करके दिया हुआ है, आपने बस उसको मल्टीप्लाई करना है। कल वाले सवालों में टोटल दिया हुआ था, इसमें अब आपको पर डिवेंचर करके दिया हुआ है। तो 2020 में अच्छा, ये मैंने कल बात की थी, रिपीट कर रहा हूं। अगर एंट्रीज मांगी हुई तो फिर ये जो 1 जनवरी वाला दिया हुआ है इसकी भी एंट्री करते, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट्स पूछें तो फिर ईयर एंड वाला ही काफी है। अगर एंट्रीज मांगी हो ना, फिर तो 1 जनवरी वाले की एंट्री करनी थी, चूंकि तो वो अलग चाहिए था। लेकिन अगर करने ही एक्सट्रैक्ट्स हैं तो बस सिर्फ इनिशियल को छोड़ के सीधा ईयर एंड वाली फिगर ले लेंगे। तो 2.5 और 2.5 इंटू 5 मिलियन
12.5। 2020 में 5 मिलियन डिबेंचर्स थे और उन 5 मिलियन पे 2.5। और 2021 के लिए चूंकि नहीं कहा कि रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो नहीं बढ़ा, इसलिए अभी भी हम 12 मंथ वाली लाइन पे ही रहेंगे। तो वो 2.5 से 4 हो गया, यानी 1.5। 7.5 ये हो गई इनकम एक्सपेंसेस वाली चीज़ें। और चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है इसलिए अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। यार अभी से जमाइयाँ आ रही हैं अभी तो। फेयर वैल्यू गेन ही गेन है मेरे ख्याल में, नहीं लॉस भी है, इधर लॉस आ जाएगा। 2020 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है और बल्कि ठीक है गेन ही है, गेन है। ये फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट आ गई और इम्पेयरमेंट लॉस में भी इसने क्रेडिट ही होना है। तो 2020 में हो जाएगा 12.5 एक और 12.52 एक। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री है, इम्पेयरमेंट लॉस P&L डेबिट और उसकी क्रेडिट, तो उसने भी इसमें ऐड ही हो जाना है। तो 2020 की फिगर बन गई 25.02 और 21 में 6.1 ये फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट आ गई और 7.5 इम्पेयरमेंट वाली एडजस्टमेंट आ गई। तो 7.5 और 6.1 13.60 जी। ये फेयर वैल्यू हम विद रिस्पेक्ट टू इम्पेयरमेंट और विद रिस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू गेन वगैरह लिख सकते हैं या ये वो बैलेंस शीट में उसी फेयर वैल्यू रिजर्व में ही लेके जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप OCI में भी दोनों इकट्ठे ही कर दें। और रीजन भी मैंने आपको लॉजिकली यही समझाई थी कि अगर ये फेयर वैल्यू इम्पेयरमेंट की वजह से कम ना हुई होती तो फिर ये फेयर वैल्यू भी 545 की बजाय 558 समथिंग आ रही होती। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों को मिला के टोटल अमाउंट ही दिखाएं यहाँ पर। इनिशियल वाला की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अगर आप एंट्री के हिसाब से देखें, अगर सवाल में एंट्रीज मांगी होती तो हम 1 जनवरी पे भी एंट्री करते इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और वो एंट्री करते कितने से 1 जनवरी पे कितना आ रहा है 12 मंथ लॉसेस 2 आ रहा है, 10 से एंट्री करते, फिर 31 दिसंबर पे जाके इसको 2.5 पे अपडेट करते, 0.5 से फिर करते हैं एंट्री। तो एंट्रीज मांगी हो ना फिर तो आपने अलग अलग करनी है, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई मांगे हैं तो दोनों मिला के 12.5 ही हो जाना है, इसलिए आप सिर्फ ईयर एंड वाली फिगर ही ले लें। एंट्रीज मांगी हो तो इनिशियल वाली एंट्री भी करनी है, लेकिन अगर एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो बस ईयर एंड वाला काफी है। हाँ, इधर लॉस होता तो ये चलो माइनस होता, तो ये वाला नेगेटिव लेते, नहीं ये -6.1 होता और ये तो बहरहाल प्लस ही होता, तो 7.5 -6.1 होता। ये तो फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट्स हैं, इनका जो भी साइन इधर आ रहा है वो साइन लेंगे, लेकिन अगर ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है तो OCI क्रेडिट ही हो रहा है, यानी वो प्लस ही होना है। यहां पर जो भी साइन आ रहा है वो साइन एज इट इज उठा लें, और साथ इम्पेयरमेंट लॉस वाला तो यहां प्लस ही होना है। ये इम्पेयरमेंट लॉस वाली फिगर को इसके साथ मिलाने वाली बात समझ आई कि नहीं? ये है जी एसओसीआई जी। अरे हाँ सही है, शाबाश, एक चीज मिस हो गई, वो पहली लाइन मिस हो गई भी। पहली लाइन में देखिए हमने डिबेंचर्स कितने के खरीदे 515 के, जबकि इनिशियली हम रिकॉर्ड उसको 525 पे कर रहे हैं। नहीं वो 4 के अलावा कह रहा हूं ना, चलो 4 भी मिला लेते हैं। हमने 515 के खरीदे और 4 साथ आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिलाने चले 519, जबकि हम रिकॉर्ड 529 पे कर रहे हैं, तो 10 मिलियन का गेन और इनिशियल रिकग्निशन आ गया। नहीं समझ आई तो पहली एंट्री करके दिखा देता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट की है हमने 529, जबकि कैश जेब से जा रहा है 515 एक और 4 एक, तो 10 का गेन आ गया ऑन इनिशियल रिकग्निशन, वो भी यहां पर आएगा इनकम के तौर पे, इधर OCI से ऊपर गेन
ऑन इनिशियल रिकग्निशन 10। ये है जी SOCI के एक्सट्रैक्ट्स। और अगर कोशिश की है तो को बहुत मुश्किल काम नहीं है वैसे। इम्पेयरमेंट है मुश्किल है ही नहीं। अभी तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ना? नहीं अच्छा। इम्पेयरमेंट लॉस 12.5 की एंट्री क्या हो रही है? इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या हो रही है? 12.5 की 7.5 की एंट्री क्या कर रहे हैं हम? हाँ, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। तो फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट होगा तो वो और क्रेडिट मतलब OCI में और आएगा। कल थे क्लास में आप? कल वाली क्लास में थे। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री है। अरे इतनी लंबी तो कहानी सुनाई थी यार इस पे। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री हो रही है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट तो वो एक्सपेंस आ रहा है, इसलिए वो OCI से ऊपर एक्सपेंस लिखा है। और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट होने का मतलब है ये एक तरह का गेन बन गया OCI का। अब वो गेन क्यों बना ये भी कल बात समझाई थी कि फेयर वैल्यू कम आई हुई है इम्पेयरमेंट की वजह से। अगर इम्पेयरमेंट ना होती तो ये ज्यादा आ रही होती, तो वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो और ज्यादा आ रही होती, इसलिए हम उसमें ये ऐड कर रहे हैं। SOCI और SOFP एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एसेट्स में। फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो वो तो सिंपली फेयर वैल्यू पे ही आनी है। $2021 $2020 एक तो आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो वो तो ये फेयर वैल्यू पे ही आएगी। 545 और 555। और उसके अलावा इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाएगा। इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व कितना आ जाएगा जी? एक तो वो फेयर वैल्यू वाला असली वाला फेयर वैल्यू का रिजर्व आएगा, दूसरा वो जो इम्पेयरमेंट लॉस हम बना रहे हैं। तो एक तो 2020 में असली वाला है 12.5 और इम्पेयरमेंट वाली फिगर कौन सी उठानी है, कहां से कैसे? सवाल से क्लोजिंग फिगर उठानी है बस। जो सवाल में दी हुई है वो इम्पेयरमेंट लॉस की क्लोजिंग फिगर ही है, वही है जो हमने उठानी है। तो 20 में 2.5 कह रहा हूं 12.5 है और 2021 में नहीं भाई 18.62 20 क्योंकि 4 रुपए है। ये प्लस वाली फिगर नहीं आई समझ, कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी समझ नहीं आया। इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस कौन सा आएगा? एक तो यही फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है और दूसरा हमने वो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस बनाए हुए हैं वो भी इसी के अंदर आके ऐड होना है। तो 2020 के एंड पे खड़े होकर एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हैं सवाल में दिए हुए? 2.5 रुपए पर डिवेंचर इंटू 5 मिलियन, तो इसमें साथ वो 12.5 मिला दिया। और 2021 के एंड पे कितना है? 4 रुपए, 4 रुपए इंटू 5 मिलियन डिवेंचर्स 20 मिलियन, तो इसके साथ 20 मिलियन मिला दिया। तो रिजर्व का बैलेंस बन गया 25.02 और 38.62। ठीक बैलेंस शीट में एक मिनट
क्वेश्चन 4 में मैंने SOFP के एक्सट्रैक्ट्स, मुझे लगता है मैंने एमोर्टाइज कॉस्ट के बनाए थे, फेयर वैल्यू वाले के शायद बनाए ही नहीं थे। SOCI के बना के मैंने शायद वही बात खत्म कर दी थी, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है मैंने SOFP की लाइन शायद मिटाई ही नहीं थी, SOCI ही किया था सिर्फ। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 के अंदर एमोर्टाइज कॉस्ट को तो मैंने बोर्ड पे दोनों लिखे थे और SOCI के लिखे थे और मैंने कहा था एक्सट्रैक्ट्स लिख के समझाता हूँ, और फिर वो बात समझाई भी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि SOCI पे ही बात खत्म कर दी थी। SOFP के शायद मैंने अपडेट ही नहीं किए थे। तो अगर आपने किए हुए हैं नोट तो SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सवाल में मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा, लेकिन कल कराते कराते बना दिया था रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 में अगर SOFP के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए और 2019-2018, एक तो नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कितनी, किधर, 280,000, और इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व, एक तो वो असली वाली रिजर्व्स की फिगर आनी है और साथ उसमें फिर वो इम्पेयरमेंट वाली फिगर ऐड हो जानी है। तो 2018 में असली वाले रिजर्व की फिगर क्या आ रही थी, 4439, और 2018 के एंड पे लॉसेस की फिगर कितनी थी, 10,000, 54,390, और 2019 के एंड पे असली वाले फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस क्या था, उस वर्किंग में फेयर वैल्यू रिजर्व 48, और 2019 के एंड पे 60। ये SOFP के एक्सट्रैक्ट्स कल मुझे लगता है मैंने शायद नोट नहीं किए थे बोर्ड पे, SOCI के करके ही छोड़ दिया था मुझे लग रहा है। तो ये SOFP वाले एक्सट्रैक्ट्स पूरे कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ये रिजर्व की फिगर ऐसे बन रही है कि जो इस वर्किंग में ये कॉलम है और इनमें प्लस जो उस ईयर एंड पे एक्सपेक्टेड लॉसेस का बैलेंस, वो साथ ऐड कर देना। इसमें पूछें और जो पूछना है हैं? चले ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो 2900 की एक बात की थी, जहां से शुरू किया था कल क्रेडिट लॉस, वो निकाला कैसे था, फ्यूचर कैश फ्लोज जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और जितने मिलने की उम्मीद है उनका डिफरेंस लिया था मैंने, और उस क्रेडिट लॉस को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। ये जो 2900 की फिगर है ना, वैसे तो आपको सवालों में ये लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस दिए होते हैं, कैलकुलेट भी करवाए जा सकते हैं। कल वाली फिगर बताइएगा, मैंने 2900 किसका डिफरेंस निकाला था, एक शायद 10,100 था शायद, दूसरा 7200 था, तो इनका डिफरेंस लेके 2900 बनाया था। ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है, 28.71। आपको ना अगर ये एक्सपेक्टेड लॉसेस सवाल में ना बताए हुए कैलकुलेट करवाए गए, कैलकुलेट कैसे करवाए गए, 2900 इंटू प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है आपको 2900 कैलकुलेट करना पड़ जाए जैसे मैंने सिखाया था, या फिर आपको ये 2900 के बारे में कह दिया जाए कि इस इन्वेस्टमेंट में 28.7% डूबने की उम्मीद है, तो वो क्रेडिट लॉस की फिगर होगी और 7% ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड बन जाएगा, वो दी होगी। यानी अगर आपसे कैलकुलेट करवाया गया, IFRS में है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, मैंने आगे वो डाले में सवालों में, तो अगर ये कैलकुलेट करवाया गया तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको 2900 की अमाउंट देने की बजाय ये कह दिया जाए कि कैरिंग अमाउंट में से इतने परसेंट डूब जाएगा, जैसे बैड डेट होता था, तो ये उस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि आपको अमाउंट की एक परसेंटेज कहा हो कि ये डूब सकती है, तो ये क्रेडिट लॉस होगा और साथ फिर प्रोबेबिलिटी होगी कि
कितने चांसेस हैं कि पैसा डूबेगा, तो उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस बनेगा। पेज नंबर 12 पे आ जाए चैप्टर में, चैप्टर का पेज 12। पेज 12 का टॉप सिंप्लीफाइड अप्रोच, पेज 12 का टॉप सिंप्लीफाइड अप्रोच, चैप्टर में पेज 12। तीन चीजें हैं जो नाम लेके आईएएस में कहीं नहीं है। डेटर्स, ये हम आईएफआरएस 15 में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये भी आईएफआरएस 15 में पढ़ेंगे। जिनको अभी कैफ में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत याद हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट एक अलग चीज है और ट्रेड रिसीवेबल एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। भूल भाल गए जो कोई बात नहीं, हमने आईएफआरएस 15 पढ़ाना है। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये दोनों ही तकरीबन डेटर जैसी चीजें, थोड़ा सा फर्क है टेक्निकल, लेकिन अभी जब तक आईएफआरएस 15 नहीं पढ़ते तो आप समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये डेटर ही की बात हो रही है। और लीज रिसीवेबल, ये नाम लेके मेंशन है। इन तीनों के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच लगेगी। अच्छा, अब इस सिंप्लीफाइड अप्रोच के लगाने के लिए ये जो शुरू में मैंने टेबल बनाया हुआ है कि अगर ये हुआ तो क्या और अगर ये हुआ तो क्या, जब आपको आईएफआरएस 15 पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक चीज आती है कि डेटर्स या कॉन्ट्रैक्ट एसेट में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ी होती है। आईएफआरएस 15 में, अगर बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं आपने कैफ में पढ़ा है, तो उसमें रेवेन्यू का एक पोर्शन था जिसमें सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ी थी, लाइक इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा चले, होगा आईएफआरएस 15 होगा और उसमें काम होगा कि हम लोग सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए या तो कुछ कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे या कंपाउंडिंग कर रहे होंगे, ये होगा एक काम। इसके लिए आईएएस में लाइन होती है कि इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ये लेफ्ट कॉलम ये है। आईएफआरएस 15 में हमने ऐसी कैलकुलेशंस करनी है जहां पर हमें डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। अगर वो करनी पड़ी तो लेफ्ट कॉलम है, और अगर ऐसा नहीं है तो राइट कॉलम है। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर डिस्काउंटिंग नहीं करनी पड़ी तो लेफ्ट कॉलम है, और अगर करनी पड़ी तो राइट कॉलम है। पहले तो ये कॉलम का फर्क समझ लें, उसके अंदर क्या है वो बताता हूं। पेज 12 पे हूं मैं, तीन चीजें नाम लेके कही हुई है सिंप्लीफाइड अप्रोच की, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये दोनों चीजें आईएफआरएस 15 में पढ़ाऊंगा और ये दोनों ही आप फिलहाल डेटर समझ लीजिए। एंड लीज रिसीवेबल, इनके बारे में सिंप्लीफाइड अप्रोच है। अगर डेटर या कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो आईएफआरएस 15 में पढ़ाऊंगा, अगर उनमें डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग नहीं करनी पड़ रही, या आईएफआरएस 15 में पढ़ लेंगे, तो लेफ्ट वाला कॉलम है, और अगर डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग करनी पड़ती हुई तो राइट वाला कॉलम है। और लीज रिसीवेबल इनमें से किस कॉलम में? वो राइट वाले में ही है, क्योंकि उसमें तो हां करनी होती है डिस्काउंटिंग। तो लेफ्ट वाला कॉलम अगर हुआ, क्या है लेफ्ट वाला कॉलम? कि ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिनमें डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, वो लेफ्ट कॉलम है, और अगर करनी पड़ी तो राइट कॉलम है। अच्छा, लेफ्ट कॉलम में क्या करना है? लेफ्ट कॉलम में सिंप्लीफाइड अप्रोच ही लगानी है, और राइट कॉलम है तो कंपनी की मर्जी है, लगानी तो लगा ले, नहीं तो जनरल अप्रोच लगा ले। और ये है आपको सवाल वाला बताएगा। और ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है क्या? ये सिंप्लीफाइड अप्रोच ये है कि 12 मंथ लॉसेस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपने शुरू से ही लाइफ टाइम लॉसेस चलाने हैं बस। दोबारा, जनरल अप्रोच क्या थी? इनिशियली 12 मंथ लॉसेस की फिगर। अच्छा, 12 मंथ लॉसेस की फिगर वो एंड पे सबसे, क्या मतलब 12 मंथ लॉसेस की फिगर? 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉसेस और लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस, क्या फर्क है? 12 मंथ क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हुआ, जो 12 मंथ के अंदर जो है डिफॉल्ट वाला इवेंट अगर, हाँ सही है, बिल्कुल। 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस है, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड लॉस बनाने के लिए इस 2900 को मल्टीप्लाई किया हुआ है किस प्रोबेबिलिटी से? कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर इवेंट हो जाएगा, उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, और अगर पूरे टाइम पीरियड में कभी भी इवेंट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ तो लाइफ टाइम है। तो जनरल अप्रोच ये थी कि इनिशियली लॉस किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? 12 मंथ। उसके बाद देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क बढ़ा है कि नहीं। अगर बढ़ गया सिग्निफिकेंटली तो लाइफ टाइम पे शिफ्ट कर जाएंगे, और नहीं बढ़ा तो 12 मंथ पे।
और अगर बढ़ गया तो और बाद में वापस आ गया तो लाइफ टाइम से 12 मंथ पे आ जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच है कि 12 मंथ के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, पहले दिन से लाइफ टाइम वाले लॉसेस चलाने हैं। और करना क्या है, करना वही है कि लाइफ टाइम लॉसेस चलाने और जो इंक्रीज डिक्रीज है उससे एंट्री करनी है। पेज 12 सिंप्लीफाइड अप्रोच पढ़ लें, आधा पेज है तकरीबन। हाँ जी, पेज 12 हाफ पढ़ने के बाद ये कल भी यही बात हुई थी, बल्कि शायद की नहीं थी या पता नहीं शायद की थी, कि अगर लॉसेस कल को कम हो जाते हैं तो एंटी रिवर्स हो जाएगी। उसको इम्पेयरमेंट गेन बोला हुआ इन्होंने। है ये एक्चुअली इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, लेकिन गेन का वर्ड यूज किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, लॉस रिवर्सल है। लेकिन वैसी लिमिट निकालना कि वो डेप्रिशिएट हो गए तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, वैसे बस लॉस रिवर्सल है। हाँ जी, सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो सवाल आना चाहिए था यार, या तो पढ़ ही नहीं रहे यार, सोए में। एक सवाल तो आना बनता है। हाँ तो फेयर वैल्यू थ्रू किधर गया? ये चीज़ उसमें आती नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होती नहीं है, क्योंकि इसको कौन सा हमने सेल करने के लिए रखा होता है। देखें, डेटर है, उस डेटर को हमने अपने एसेट बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? उससे पैसे मिलने हैं, तो वो जो पैसे मिलने हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही है। तो उन डेटर्स को हम बेच भी देंगे जब मौका मिलेगा, तो नहीं बेचते ही नहीं है उसको, तो वो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे ही होते हैं। नहीं, वो जो बैंक्स बेचते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि इस रिसीवेबल को वो अच्छे रेट पे बेच देते हैं। वो तो उन्होंने अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी हो तो बनानी हो, वरना इस तरह नहीं बैंक करते कि अब अच्छा वो जो बैंक करते हैं ना, पहली बात ये कि वो बैंक, ये ट्रेड रिसीवेबल बैंक के नहीं होते। IFRS 15 बैंक पे नहीं होता, क्योंकि वो जो बैंक की इनकम होती है वो इंटरेस्ट होती है। वो सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 में कवर्ड है, IFRS 15 में नहीं है। तो यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली चीज लिखी नहीं हुई, क्योंकि डेटर क्रेडिटर में तो होती नहीं है, तो इसलिए ये वही बात लिखी हुई है बस जो अमॉर्टाइज कॉस्ट में है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 नहीं 7, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 भी और 8 भी करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ज़बानी देख लें, काफ़ी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर लें तो भी आपकी मर्जी है, ज़बानी देखना है तो भी आपकी मर्जी है, और मुझे अंदाज़ा है कि आपकी मर्जी क्या होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। पहले बेशक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 देख लें, छोटा सा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 थोड़ा 1-2 साल का है। बहरहाल ये दोनों ही देख लें, करने हैं कर लें, देखने हैं देख लें।
की बात कर रहे थे तो पक्का प्रोविजन नहीं होगा। वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बचपन में पढ़ते थे ना, वो असल में ये है। वो आपके बचपन की बातें थी, बस वो बच्चों को बस ऐसे ही बता देते हैं। असल में ये है जो आपने बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ी हुई है, असल में वो ये है जो अभी पढ़ रहे हैं आप। ये जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर रहे हैं ना, ये असल में वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही है। लेकिन तब बच्चों के लिए अकाउंटिंग होती है तो IFRS 9 सिखाया नहीं होता, इसलिए वैसे काम चल जाता है। जो सेकंड कॉलम अगर पॉलिसी है वो सिंपल करेंगे जी इस तरह हो सकता है ट्रेडिशनल के लिए सिंपलीफाइड है और हाँ जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लीज रिसीवेबल के लिए सिंपलीफाइड रखी है और ट्रेड रिसीवेबल के लिए जनरल रखी है, ऐसा हो सकता है ऐसा। ये सिंपलीफाइड हो जाएगी कि पता लगा ये कैसे पता चला? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और इनमें कहीं डिस्काउंटिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 की बात करें, 8 की। 8 में तो लिखा हुआ है ना, 8 में तो लिखा हुआ है फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, और 7 में भी लिखा हुआ है। तो अगर नहीं है तो शेल बी फॉलोड। हाँ जी लाइफ टाइम 12 मंथ वाली फिगर इग्नोर। 7 पूछ रहे हैं, 8 पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो पिछले साल का था ना, ये 18 का था। हमने 19 की एंट्री करनी है, तो 19 का पहले जो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे वो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस की फिगर होती है वो क्लोजिंग फिगर होती है। तो ये 3.5 लाख ओपनिंग दिया हुआ है, तो एंट्री इनके डिफरेंस से होगी। ये जो टेबल दिया हुआ है ये हम क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए है, और 3.5 लाख ओपनिंग दिया हुआ है 2018। अगर ये इसका मतलब ये होता है कि अगले साल लॉस हो जाएगा। देखें, अगर लॉस हो जाएगा वाकई ही तो ये क्रेडिट इंपेयर्ड है, ये बस अभी पढ़ाने लगो। जब तक वो वाकया नहीं हो रहा तब तक एक्सपेक्टेड लॉसेस चल रहे हैं। जब वो वाकई डिफॉल्ट वाला वाकया हो जाएगा, इसको कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज नाउ क्रेडिट इंपेयर्ड। वो फिर अभी पढ़ाना है, क्या करेंगे। एक्सपेक्टेड लॉसेस तो यही है कि हम लोग उसको इसी डर में है कि शायद अगले साल वो वाकया हो जाए जिससे कंपनी के हालात खराब हो जाए। हाँ, आप सिंप्लीफाइड के लिए पूछ रहे हैं कि जनरल अप्रोच हो और रिस्क सिग्निफिकेंटली ना बढ़ा हो, बढ़ गया हो। हाँ, हो सकता है कि अगले साल जाके तो सोच सकते हैं। हाँ, तो हम क्यों नहीं करते हैं? लाइफ टाइम वाला क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, 8 करें, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ उसका। बिल्कुल वही है, बिल्कुल। मैंने कहा ना, जो आप लोग बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते आए हैं ना, तो आपके तब आप लोग नन्हे मुन्ने होते थे, तो आप लोगों को IFRS 9 का नाम नहीं ले रहे होते थे, वरना असल में वो IFRS 9 ही है जो आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते रहे। छोटे छोटे से सवाल हैं यार, पूछना है कुछ। क्वेश्चन 7 और 8 कहाँ है करने को? क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये बात क्लियरली लिखी हुई है, और अगर सवाल एग्जाम में टेस्ट हुआ तो हाँ क्लियरली कहा ही होगा। लेकिन अगर नहीं भी कहा हुआ और बस ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वो सिंप्लीफाइड वाले ही होंगे। तभी वो ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि सिंप्लीफाइड उसने टेस्ट करना होगा। बहरहाल इसमें इसने कह दिया कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चूंकि सिग्निफिकेंट नहीं है इन्वॉल्व, तो ये जो मैंने अभी क्लास के शुरू में बात की थी
कि 2900 की फिगर दिए होने की बजाय कितने परसेंट डूबना है वो बताया जा सकता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 5 लाख। इसका 80% लेंगे तो ये क्या चीज है? ये वो 2900 है, ये वो क्रेडिट लॉस है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाएं इसको? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, 12 मंथ वाली या लाइफ टाइम वाली? लाइफ टाइम वाली। सिंप्लीफाइड अप्रोच लाइफ टाइम वाली। 19 के शुरू में यानी इनिशियल रिकग्निशन इनिशियल रिकग्निशन पे 6% और ईयर एंड पे आके फिर उसको 6 से 7 पे ले जाना। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड लॉसेस की फिगर कैलकुलेट भी करवाई जा सकती है। तो जो डेटर का रिसीवेबल आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से इतने परसेंट डूब जाएगा, ये क्रेडिट लॉस है। ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नहीं, ये क्रेडिट लॉस है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इससे मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा 4 लाख वो क्रेडिट लॉस है, और उसको फिर इस 6% से और 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉस अलाउंस की फिगर बनेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और 8 में ये बस आपने बचपन की बात ही करनी है। ये डेटर्स का एजिंग एनालिसिस दिया हुआ है, उस पर डिफरेंट अमाउंट्स पे डिफरेंट परसेंटेजेस लगानी और वो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस एंट्री बन जाएगी। 7 8 डन। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, बाकी लोग भी सुन लें। सिंप्लीफाइड का नहीं, बस जनरल सवाल है, चाहे इसको आप सिंप्लीफाइड अप्रोच का कह दें चाहे जनरल अप्रोच का कह दें। सवाल ये पूछा है कि अगर हमारी एक इन्वेस्टमेंट है इन डिवेंचर्स और इसका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, तो हमने कौन से लॉसेस लेने हैं? 12 मंथ के लाइफ टाइम। तो सवाल यह है कि क्या पता ये अगले साल ही डूब जाए, तो क्यों ना हम 12 मंथ लॉसेस ले लें, लाइफ टाइम लॉसेस क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि फिर ना आपको शायद मैं समझा ही नहीं सका 12 मंथ लॉसेस और लाइफ टाइम लॉसेस क्या हैं। मैं दोबारा कोशिश करता हूं। अगर पैसा 5 लाख में से 80% डूबने की उम्मीद है, अभी जो 7 था, ये है क्रेडिट लॉस। जो कल वाली बात करूं तो 2900 था, ये क्रेडिट लॉस है। लेकिन ये क्यों डूबेगा? शायद जो केस पेंडिंग है उसमें इनके खिलाफ फैसला आ जाए, शायद इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए एक्सपोर्ट का, शायद इनका एक मेजर सप्लायर है वो बिजनेस बंद कर दे, शायद इनके खानदान में लड़ाई चल रही है, इनके खानदान में फूट पड़ जाए और बिजनेस टूट जाए। ये मुख्तलिफ वो इंसिडेंट्स हैं जो हो चुके हैं, अभी हुए नहीं हैं। अगर हुए तो फिर हमारे से जो रिसीवेबल है ये शायद नहीं मिल सकेगा। कितने चांसेस हैं कि वो वाकया हो जाएगा? ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। 12 मंथ के अंदर अंदर ये वाकया हो जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं? लेट्स से 30%, बल्कि चलो मैं सवाल का डाटा ले लेता हूं। 6% नहीं 12 मंथ वाला 4%। 4% चांसेस हैं किस बात के? कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही ये वाकया हो जा रहा है जिसकी वजह से ये डूबना था। और 6% चांसेस हैं कि ये वाकया अगले साल भी हो सकता है, उससे अगले साल भी हो सकता है, उससे अगले साल भी हो सकता है। यानी जितना भी इसकी लाइफ अभी बाकी है उसमें ये वाकया कभी भी हो सकता है। इसके चांसेस 6% है और अगले एक साल के अंदर अंदर ही हो जाएगा, इसके चांसेस 4%। तो इस 6 के अंदर ये कवर्ड है, इस 6 के अंदर ये बात कवर्ड है। क्या लॉजिकली तो लाइफ टाइम इससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में हम सिर्फ अगले साल में होने के चांसेस ले रहे हैं। तो अगले एक साल के अंदर अंदर ये मामला हो जाएगा, इसके चांसेस तो निस्बतन कम ही होंगे। अगले 4 साल में कभी भी हो सकता है, उसके ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगले 4 साल में अगला साल भी तो कवर्ड है ना। तो इसलिए 12 मंथ लॉसेस के अंदर सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं कि अगले साल में डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, जबकि लाइफ टाइम में अगला साल बशमूल अगला साल सारे साल देख रहे होते हैं। वही ना, मतलब वो वाकया हो जाएगा जिसकी वजह से इसने परेशान हो जाना है। उस वाकये होने के चांसेस कितने हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। और जब उस प्रोबेबिलिटी को इस क्रेडिट लॉस की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बन जाएगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। सिंप्लीफाइड अप्रोच डन, जनरल अप्रोच डन। और ये आप ये सीख चुके हैं हम। पेज 12 पे ये जो मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये हम सीख चुके हैं। पढ़ना है तो पढ़ लें, ये हम कर चुके हैं।
ये 4 लाख को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर बन गई। अच्छा 2900 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर बन गई। 2900 कैसे निकला था? जो फ्यूचर कैश फ्लोज में डूबना था उसकी पीवी और उसको फिर आगे चांसेस से मल्टीप्लाई किया। यही लिखा हुआ है इसमें कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते कैसे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका, अभी बार बार रिपीट करके वही बात, बस ये अंग्रेजी में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पढ़ने तो पढ़ ले, नहीं तो बस यही बताया हुआ है। हाँ जी 1.2 हेडिंग पेज 12 पे 1.2 हेडिंग यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको सिखाया है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अमाउंट निकलती कैसे। $2900 डिस्काउंट करके निकल रहा था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रहा था, बस यही बात। इन लाइनों का मतलब यही है, ये जो हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड लॉस, इंपेयरमेंट लॉस की बात खत्म। अगली चीज है इसी पेज पे अगली चीज है क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट वो है कि जिस वाकये का डर था वो वाकया हो गया, बैड डेट हो गया। नहीं, इसको ये कहना ठीक नहीं कि बैड डेट हो गया, वो हादसा, वो वाकया हो गया, उनके खिलाफ फैसला आ गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो इंसिडेंट हो गया जिसकी पहले हम प्रोबेबिलिटी लगाए फिर रहे थे। अब वो इंसिडेंट हो गया है तो अब इस एसेट को क्रेडिट इंपेयर्ड कहेंगे। इसमें 2 बातें हैं, या तो पहले सब सही था बाद में हालात खराब हुए, या फिर हमने खरीदे ही टूटे फूटे डिवेंचर थे। ये बात फिर सुने, जाग रहे हैं। क्रेडिट इंपेयर्ड, जाग रहे हैं। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट क्या है? वो वाकया हो गया जिसकी हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे थे। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट 2 तरह का है, एक वो है कि जो पहले सब सही था बाद में हालात खराब हुए तो वो क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ, और एक क्रेडिट इंपेयर्ड वो है जो था ही टूटा फूटा डिवेंचर और हमने वो लंगड़ा लूड़ा डिवेंचर ही खरीदा था, समझते बूझते कि फारिग कंपनी है। तो क्यों खरीदा था? हमने रिस्क लिया था, हमने जुआ खेला था, सस्ता मिल रहा था मार्केट में, तो हमने कहा चलो चांस ले लेते हैं। तो या तो क्रेडिट इंपेयर्ड बाद में हुआ होगा या हमने शुरू में ही बेकार डिवेंचर खरीदा होगा। तो क्रेडिट इंपेयर्ड है क्या? पहले तो आप ये कुछ अंग्रेजी पढ़ लें, पेज 12 के आखिर से लेके पेज 13 के शुरू तक। पहले ये पढ़ लें, पेज 12 क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, यहां से लेके अगले पेज के टॉप तक बस 2-3 लाइनें, बस 2.1 से ऊपर यहां तक पढ़ लें बस। हाँ जी, ये मिसालें लिखी हुई हैं कि ये वो वाकये हैं जिनसे हम डर रहे थे। समझ आ जाए तो भी ठीक है, ना समझ आए तो भी कोई बात नहीं। हाँ जी, चले पढ़ लिए, ना भी समझ आए कोई बात नहीं, बस दफा करें, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 मैं करता हूं बोर्ड पे।
सर डीप डिस्काउंट जाना जरूरी है कि नहीं? क्या? डीप डिस्काउंट वर्ड हाँ, जरूरी है कि जाना कि नहीं? डीप डिस्काउंट जो नाम से मतलब लग रहा है वही होता है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट, बहुत सस्ता मिल रहा है। तो हमने इतना सस्ता मिल रहा है, क्या पता कल को कीमत बढ़ी जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए। मैं क्रेडिट इंपेयर्ड का क्या करना है वो सवाल के साथ सॉल्व करते करते सिखाता हूं, बगैर सवाल के मुश्किल हो जाएगा सिखाना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सॉल्व करते करते सिखाता हूं कि ये क्या है। इसको लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये एक नाम इस्तेमाल होता है, LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट। यानी कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो कितना लॉस होगा, इसको LGD कहते हैं। ये जो क्रेडिट लॉस है ना, इसको ये भी कह सकते हैं। क्या क्या? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट्स पे फाइनेंशियल एसेट्स एमोर्टाइज कॉस्ट पे हो या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे हो, उन पे लगेगा। तो कैश तो मेरे ख्याल में कोई एमोर्टाइज कॉस्ट वाली या फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली चीज़ नहीं है। था कि जिस बैंक में रखाया हुआ बैंक का अगर वो बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो उसके टर्म्स में होता है कि आपकी इतने परसेंट बैंक उसकी वजह से पता नहीं, मेरे में नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। अच्छा, पार्ट ए क्या है और पार्ट बी? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 12 मंथ पे चलना है, पार्ट बी लाइफ टाइम पे शिफ्ट हो जाना है, और पार्ट सी अभी सिखाना है। तो पहले तो जल्दी से पार्ट ए और बी कर लेते हैं ताकि पिछली रिवीजन भी हो जाए, और उसके बाद फिर पार्ट सी सिखाऊं। अच्छा, और ये जो हम अमोर्टाइज कॉस्ट वाली वर्किंग करते हैं ना, लीजेस में चूंकि ऐसे ही कराना है इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मेट चलाया है। जिनको वो बेहतर लगे तो मैं टी अकाउंट में भी बना के दिखा देता हूं। हाँ, मतलब मैं नहीं होगी कंफ्यूजन, ये टी अकाउंट ही तो है। मैं टी अकाउंट वाला बना के भी दिखा देता हूं, और बता दो खैर, जिनको टी अकाउंट आसान लगे वो टी अकाउंट कर लें, जिनको ये टेबल आसान लगे टेबल कर लें, और अगर कुछ भी आसान ना लगे तो जो कम मुश्किल लगे वो कर लें। हाँ, और अगर दोनों ही मुश्किल लगे तो सीए छोड़ दें, मर जाए यार। हैं कि मर जाए जाके? चलें, कुछ 6-7 दफ़ा तो कहूँगा कम से कम। इस टॉपिक के बगैर पेपर पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें से सवाल हाँ लाजमी आएगा भाई, लाजमी सवाल आएगा इसमें। ग्रेड अलग है, लाजमी सवाल आएगा। अभी इस दफ़ा तीन तरह से टेस्ट हुआ है, 2 तो कर लिए हमने, तीसरा भी मेरे ख्याल में। क्या? नहीं, ये जो अभी हमने सवाल किया है तो ये एक मल्टीपल IAS के सवाल में पार्ट था। फिर से पहले एक वो फ्लो चार्ट वाला सवाल किया था, वो भी एक मल्टीपल IAS वाला सवाल था। नहीं, हाँ तो जून 20 में बन चुकी थी ना, जून 20 में बन चुकी थी। जून 20 नए सिलेबस के मुताबिक था। जून 22 नहीं, जून 22। क्या जी? कंसोलिडेशन करेंगे तो खैर आपको तब पता लग जाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन में ये स्टैंडर्ड्स की गहराई नहीं टेस्ट हो रही होती, क्योंकि कंसोलिडेशन के अपने इतने मसले हैं कि वो स्टैंडर्ड साथ नहीं उलझाते। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, ए और बी पार्ट कर रहा हूं, उसका सी जो है फिर वो 30-40 में करूंगा। 1 जनवरी को डिवेंचर्स खरीदे और 4.5 लाख के, फेयर वैल्यू कितनी होगी?
इतनी ही होगी फिर, नहीं इतना से इतनी ही होगी फिर। तो इसकी फेयर वैल्यू यकीनन इतनी ही होगी और इतने पे ही हमने इनिशियली इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं पहले पार्ट ए कर रहा हूँ और ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI है कि एमोर्टाइज कॉस्ट है, एमोर्टाइज कॉस्ट है। जो टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं और अभी मैं आपको ये टी अकाउंट की शक्ल में बता देता हूँ, दोनों ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। $2019 डिबेंचर खरीदे कितने के हैं जी? 450,000 1 जनवरी को। फिर 31 दिसंबर पे आके इसी के ऊपर इफेक्टिव रेट लगेगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 45,000, इफेक्टिव रेट 10%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। 31 दिसंबर को कैश मिल गया 30, तो 31 दिसंबर का CD 465,000। 2020 1 जनवरी BD 465। 31 दिसंबर इंटरेस्ट इनकम 46,500। 31 दिसंबर कैश 30। 31 दिसंबर CD 481,500। ये वही जो टेबल बना रहा था मैंने वही बनाया। टेबल बनाना है, टेबल बना ले, ऐसे करना है, ऐसे कर ले हैं? हाँ वही मैंने कहा, जैसे आपको मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। अच्छा ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, साथ अब लॉस अलाउंस भी कर लेते हैं। जी 1 जनवरी को इनिशियल हाँ जी 1 जनवरी का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, CD कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना 2019 के एंड पे क्रेडिट लॉस कितना? क्रेडिट लॉस देखें 2019 के एंड पे खड़े हैं। इससे पहले सवालों के अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की फिगर दी होती थी, अब आपको वो प्रोबेबिलिटी देके और क्रेडिट लॉस देके खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो 31 दिसंबर 19 पे मैं पूछ रहा हूं क्रेडिट लॉस की फिगर कैसे निकालें? 30% डूबना है। किसका 30%? जी 450 का। हम 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं, जो पैसा डूबने की उम्मीद है वो क्लोजिंग में से डूबने की उम्मीद है ना, तो 30% ऑफ क्लोजिंग यानी 465,000 का क्लोजिंग। 450 तो पुरानी हो गई बात, वो तो पैसे मिलने थे, कुछ मिल भी गए। ये जो मैंने भी यहां 2900 बताया हुआ था, ये 2900 आपको एक परसेंटेज की शक्ल में भी दिया हो सकता है कि इतने % डूब जाएगा। तो किसका परसेंटेज? एसेट की कैरिंग अमाउंट का। तो 30% डूबने की उम्मीद है, ये है क्रेडिट लॉस, यानी 465,000 का 30%। लेकिन पार्ट ए क्या कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमने 12 मंथ लॉसेस पे रहना है। ये हो गया 2900, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बनेगा इनटू 10%, 13,950। तो 31 दिसंबर इंपेयरमेंट बन गया 13,950। अगर आपको टी अकाउंट आसान लगे तो आप टी अकाउंट बना लें बेशक, वरना इससे पहले इंपेयरमेंट लॉस तो ब्रैकेट में ही कर रहे थे, आप उसको भी टी अकाउंट की शक्ल में ले सकते हैं। और खास तौर पे जो मैं अभी आपको क्रेडिट इंपेयर्ड बताने लगा हूं, उसमें आपको ये टी अकाउंट बना लेना फायदे में रहेंगे, इसलिए इंट्रोड्यूस करा दिया। 2020 बीडी आ गया 13,950। अब 2020 के एंड पे सीडी जी 35% डूबने की उम्मीद है, तो क्रेडिट लॉस कितना? 35% ऑफ 481, ये हो गया क्रेडिट लॉस।
एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाए? 11% से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अभी हम 12 मंथ लॉसेस पे ही चल रहे हैं। कितना? 18538 और 31 दिसंबर इम्पेयरमेंट लॉस 2020 का बन गया 45। और इसके अगर आप एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बनाएं तो इंटरेस्ट इनकम और इम्पेयरमेंट लॉस। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ये टी अकाउंट ठीक है। चलें फिर इसी तरह पार्ट बी आप कर दें जल्दी से, फिर मैं लेक्चर 39 एंड कर लेता हूं। पार्ट बी आप कर दें सी, फिर मैं 40 में कराता हूं। हाँ जी 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 अगर ये टेबल में अमाउंट्स नहीं हों, ये जो प्रोसेस में हों, जी, तो फिर हम 2020 की जो अमाउंट है उसमें ये कंसीडर करना है 2019 में शामिल है। नहीं 19 तो गुजर गया ना। जैसे हमने नहीं, आप कह रहे हैं कि वो, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो 2020 की क्लोजिंग फिगर है। क्लोजिंग फिगर कहना सही है, लेकिन ये बात नहीं सही कि 19 वाली फिगर भी शामिल है, जरूरी नहीं है। 19 वाले हालात हो सकता है और तरह के हों, 20 वाले हालात और तरह के हों। पहले जो क्वेश्चन किया हाँ, उसमें वो 4 में से 1.5 हमने माइनस कर दिया। हमने जो 2020 की फिगर या तो गिवन हो या कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे डेटर की प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होता है कि क्लोजिंग कैलकुलेट हो रहा होता है ना, क्योंकि ना ये जो हम लोग लॉस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, इसकी लॉजिक ये है कि जितना अभी इस वक्त हम रिसीवेबल शो कर रहे हैं, इसमें से इतना शायद नहीं मिलेगा, तो इसमें से इतना नहीं मिलेगा तो उसमें से लेस करके बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए। तो कोई चीज बैलेंस शीट में से तभी लेस होगी, बैलेंस शीट में तभी पहुंचेगी जब वो अपने अकाउंट का सीडी बैलेंस होगा। देखें, ये जो 4,65,000 है, हमने कहा कि इसमें से शायद इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बैलेंस शीट में दिस माइनस दिस करके शो होना चाहिए। तो अगर आपने 13,950 को बैलेंस शीट तक पहुंचाना है तो लॉस अलाउंस का सीडी बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ना। तो इसलिए जो लॉस अलाउंस कैलकुलेट किया जा रहा है या गिवन है, ये सीडी ही होता है। पार्ट बी डन। चलें लेक्चर 39 बस यही एंड करते हैं। सी आके फिर मैं अगले क्लास में कराता हूं। ठीक।